हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वो ये कि एमपीएससी 004 में आपकी 3 पार्ट हैं टोटल। ठीक है, सेकंड आ चुका है, थर्ड आ चुका है और पार्ट 1 भी आपको अब मिल जाएगा। ओके, तो हमने इसमें क्या किया है, देखो जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो जानते हैं, जो नए हैं मैं बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है, सारी यूनिट्स हम कवर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल के जो भी आपके पेपर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है और उन्हीं यूनिट में से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। तो पार्ट 1 में हमने करे शुरू के कुछ यूनिट्स, ठीक है, पार्ट 2 में हमने करे बाद के कुछ यूनिट्स, और पार्ट 3 में हम करने वाले हैं जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट इस वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन तो इस वीडियो में से जहाँ तक आने चाहिए, बाकी 4 भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन एसे ऑन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ गांधीज पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। देखो अगर बात करूँ पिछले 10 साल की, तो गांधी, नेहरू और अंबेडकर या टैगोर, मतलब गांधी और नेहरू में से तो क्वेश्चन आता ही आता है, बट अंबेडकर और टैगोर दोनों भी आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। तो तीनों पार्ट अच्छे से देखना और इस पार्ट को स्पेशली अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, हो सकता है इस बार भी नहीं इसी में से आए सारे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहे हैं, गांधी जी की जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, यानी कुल मिला के गांधी जी की पॉलिटिकल फिलोसफी और उनके आइडियाज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हम सब जानते हैं गांधी जी किसको सपोर्ट करते थे, ट्रुथ को, नॉन वायलेंस को, स्वराज को, डिसेंट्रलाइजेशन को, इन सब को। अब इसी को बहुत आसान भाषा में पढ़ते हैं। पहला है ट्रुथ यानी कि सत्य। तो गांधी जी का मानना था कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, वो ट्रुथ होती है, यानी कि सत्य होता है। यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जो भी एक्शन लिया जाए वो ऑनेस्टी के बेस पे और ट्रुथफुलनेस के बेस पे लिया जाए। यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर आप जो भी एक्शन लो वो ईमानदारी और सच्चाई से लेना चाहिए। दूसरा नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। यानी कि इनका मानना था कि अगर आप वायलेंस क्रिएट करते हो तो उससे सिर्फ हेट बढ़ता है और कुछ नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हो, किसी चीज़ को आप अपोज हो, यानी कि अगेंस्ट में हो, ठीक है, अपोज करना चाहते हो, तो फिर आप पीसफुल मेथड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप मार्च कर सकते हो, निकाल सकते हो, आप फास्टिंग कर सकते हो, है ना, भूख हड़ताल पे बैठ सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉन वायलेंस एक वीकनेस है। तो नहीं, नॉन वायलेंस इज नॉट वीकनेस बट अ ग्रेट स्ट्रेंथ। यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंस यानी पीसफुल मेथड्स को इस्तेमाल करना कमजोरी की निशानी नहीं है, वीकनेस नहीं है, ये एक ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अगला है स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब क्या है, गांधी जी सेल्फ रूल चाहते थे, यानी कि गांधी जी चाहते थे कि सिर्फ जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सेल्फ कंट्रोल लेना होगा, हमें विलेज लेवल पे डेवलपमेंट करना होगा, हमें लोकल पार्टिसिपेशन जितना हो सके उसको बढ़ाना होगा। यानी कि कुछ ऐसा कि विलेज लेवल से लेके और पूरे देश में जितने भी सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। ये है स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। ठीक है, अगला है सर्वोदय। सर्वोदय यानी कि सर्व यानी ऑल और वोदय, सर्वोदय दो शब्द से मिलकर बना है। सर्व यानी कि ऑल और अवोदय यानी कि वेलफेयर। ठीक है, सर्वोदय यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल। मतलब पॉलिटिक्स का जो एम होता है या पॉलिटिक्स का जो एम है वो होना चाहिए कि हमें सबके भले के लिए काम करना है, राइट। स्पेशली जो पुअरेस्ट हैं और वीकेस्ट हैं, ये लाइन बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। किसी भी थिंकर के बारे में पढ़ोगे, किसी भी, अगर वो जो थिंकर है वो कोई लेडी है, फीमेल है, तो बस उसमें एक विमेन के लिए और जोड़ देना लाइन कि भाई उन्होंने विमेन्स के राइट्स के लिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम किया। अदरवाइज जितने भी थिंकर हैं सभी ने जो पुअरेस्ट और वीकेस्ट हैं सोसाइटी में उनके लिए काम करने की बात कही है। ठीक है, अगला है सिंप्लिसिटी एंड रूरल इकोनॉमी। यानी कि गांधी जी सपोर्ट करते थे सिंपल लिविंग को, सादे जीवन को, स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्रीज को, जैसे कि खादी। देखो गांधी जी का मानना था कि जो असली भारत अगर तुम्हें देखना है ना, तो तुम वो विलेजेस में देखो, गाँव में देखो, सिटीज में नहीं। क्योंकि सिटीज तो क्या है, वो तो बिल्कुल क्या है, कॉपी है ना। बाकी ब्रिटिशर्स ने कुछ बिल्कुल ही अपने जैसी कॉपी बना दी थी, सारी चीज़ वहीं यहाँ पे फॉलो हो रही थी। अब यहाँ पे
रूरल इकोनॉमी क्या है? अब यहाँ पे देखो गांधी जी ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे खादी को, है ना, क्योंकि इनका मानना था कि मतलब हर किसी को जो चरखा है वो चलाना आना चाहिए, या फिर खादी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिला के स्वराज वाला ही भी यहाँ पे चीज़ है ना, सेल्फ रूल, यानी हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है ब्रिटिश गुड्स के ऊपर। अगला है रिलीजियस हार्मनी, यानी कि गांधी जी प्रमोट करते थे रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। देखो गांधी जी सभी रिलीजन्स को मानते थे, वो चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन या फिर बुद्धिस्ट या फिर जो भी अदर हैं वो सब मिलके एक साथ प्यार से भाईचारे के साथ रहें, ठीक है। अगला है मॉरल पॉलिटिक्स, यानी कि गांधी जी का मानना था कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो मॉरल और एथिकल होनी चाहिए, ना कि झूठ, लालच और हिंसा के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। यानी कि जो पॉलिटिक्स है मस्ट बी मॉरल एंड एथिकल, नॉट बेस्ड ऑन लाइज, ग्रीड एंड वायलेंस, ठीक है। तो ये सब आइडियाज़ है। गांधी जी का कोई भी क्वेश्चन आए तो बस इन्हीं सब में से घुमा फिरा के चीज़ें आएंगी, तो बना के लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज महात्मा गांधी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो रिलीजन और राजनीति को लेके, धर्म राजनीति को लेके क्या विचार थे इनके, ठीक है। पहला है पॉलिटिक्स मस्ट हैव मोरालिटी, यानी कि गांधी जी का मानना था कि भाई जो पॉलिटिक्स है, वो राजनीति है, वो ईमानदारी और सच्चाई और अहिंसा के बेस पे होनी चाहिए, राइट। गांधी जी बिलीव पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड नॉन वायलेंस, और ये सारी चीज़ें हमें धर्म से देखने को मिलती हैं। यानी कि गांधी जी का मानना था कि हर धर्म हमें सिखाता है कि हमें ट्रुथफुलनेस के पीछे चलना चाहिए और ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और नॉन वायलेंस का सहारा लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ वायलेंस, राइट। अगला है रिलीजन मीन्स मोरालिटी नॉट रिचुअल्स। गांधी जी के लिए रिलीजन यानी धर्म का मतलब था मोरालिटी, ट्रुथ, सच्चाई, प्यार, भाईचारा, सर्विस, ना कि कोई रिचुअल्स निभाना, ठीक है। तो कह रहे हैं फॉर गांधी रिलीजन वॉज नॉट अबाउट पूजा एंड फास्टिंग और टेम्पल गोइंग, बट अबाउट वैल्यूज लाइक लव, ट्रुथ एंड सर्विस। यानी कि गांधी जी के लिए रिलीजन यानी कि धर्म का मतलब पूजा करना, व्रत रखना, मंदिर जाना नहीं था। इनका मतलब था प्यार करना एक दूसरे को, भाईचारे से रहना, है ना, और जो पुअर और वीकेस्ट है उनको सर्विस प्रोवाइड कराना, और ट्रुथ यानी कि सच के रास्ते पे चलना, सत्य के रास्ते पे चलना, ठीक है। अगला है ऑल रिलीजन टीच द सेम मॉरल वैल्यू। गांधी जी का मानना था भाई देखो ये ना सेक्युलर थे, यानी कि सभी धर्मों को मानते थे, तो इनका मानना था कि भाई जितने भी धर्म है वो हमें यही सिखाते हैं, क्या अभी तक जो हम पढ़ते हैं, ट्रुथ, पीस और काइंडनेस, ठीक है। चलो अगला है नो प्लेस फॉर कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, यानी कि गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे अगर हम रिलीजन को मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं हेट्रेड या वायलेंस के साथ। ही नेवर सपोर्ट हिंदू मुस्लिम डिवीजन इन पॉलिटिक्स। वो कहता है राजनीति में कभी हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वायलेंस को बढ़ाएगा और हेट्रेड वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। अगला है पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन बिकम्स डर्टी, यानी कि कह रहे हैं ये देखो, ये कहते हैं पॉलिटिक्स यानी राजनीति में अगर आप धर्म को नहीं जोड़ोगे, धर्म इनके हिसाब से क्या है, ट्रुथ, काइंडनेस, सर्विस और मॉरल, एथिकल, ये सारी चीज़ें। तो अगर कह रहे हैं राजनीति में अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे, सच्चे नहीं रहोगे, सच्चाई के साथ काम नहीं करोगे, ईमानदारी से काम नहीं करोगे, सबके भले के लिए काम नहीं करोगे, तो जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी हो जाएगी, यानी कि करप्शन आ जाएगा, वहाँ पे लोग सेल्फिश हो जाएंगे, जो कि सबके लिए हार्मफुल होगी। सो गांधी और सेड इफ पॉलिटिक्स डजंट फॉलो मॉरल वैल्यूज इट बिकम्स करप्ट, सेल्फिश एंड हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड नोट ऑन द फॉलोइंग। अब आप कहोगे मैम सारे क्वेश्चन गांधी के ऊपर है, तो नहीं, शुरू के 3 क्वेश्चन ही गांधी जी के ऊपर थे, ठीक है, क्योंकि पिछले 10, 15, 12 साल जितने साल के पेपर निकाल लो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है इनमें से एक, ठीक है। अगला है गांधीज व्यूज ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड गांधीज व्यूज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स एंड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखो पहले वाले में तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर क्या व्यूज थे। सेकेंड वाले ये आपके 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो, तो इसलिए मैंने इनको एक कर दिया है, ठीक है। तो मीन्स और एंड्स वाले में ये कह रहे हैं, देखो मीन्स क्या है, वे, रास्ता, और एंड्स क्या है, गोल, यानी कि आपका एंड क्या है, गोल क्या है, कि आपको पेपर में पास होना है। अब मीन्स यानी रास्ता क्या अपना रहे हो, पढ़ रहे हो या चीटिंग कर रहे हो या फर्रे बना रहे हो, मतलब वो भी चीटिंग में आ गया, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हम यही आगे पढ़ेंगे, अभी समझा देती हूँ ताकि आगे आसान रहे। एंड का मतलब है कि जो भी आपका एंड गोल है, कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए जो आपका मीन्स है, जो आपका वे है, रास्ता है, वो भी आपका मॉरल और एथिकल और बेस्ड ऑन ट्रुथ होना चाहिए। यानी कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गलत वे चुनोगे, चीटिंग करोगे, तो जो एंड है वो भी गलत ही होगा, ठीक है। ट्रुथ और नॉन वायलेंस हम जानते हैं। चलो पहला है गांधीज व्यूज ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
पहला है नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि गांधी जी सपोर्ट करते थे डेमोक्रेसी को बिकॉज इट गिव्स पीपल द पावर टू चूज देयर लीडर्स। देखो ये कह रहे हैं कि गांधी जी लोकतंत्र को यानी कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों को एक पावर देती है जिसमें क्या होता है, हर व्यक्ति के पास, हर इंडिविजुअल के पास एक राइट होता है कि वो अपने लीडर को खुद से चूज कर सकते हैं और फिर वो लीडर सबके बिहाफ पे काम करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा, है ना। लेकिन अगेन इनका मानना था कि भाई डेमोक्रेसी हो तो एथिक्स के बेस पे होनी चाहिए, वहाँ पे आपको सर्विस यानी कि जो पुअर और जो वीक है उनके लिए आपको काम करना है, वेलफेयर पॉलिसीज बनानी है, ऐसे लॉज लेके आने हैं, और साथ ही साथ सिर्फ इलेक्शंस का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, असली मतलब है एथिक्स और सर्विस के बेस पे जो आप डेमोक्रेसी देखते हो। अगला है क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि गांधी जी की जो बुक है, जो किताब है हिंद स्वराज, उसमें ये बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ये बिल्कुल गलत बताते हैं। ये बोलते हैं ही कॉल्ड इट अ टॉय ऑफ पार्टीज, यानी कि कह रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर देखें उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उन्हें सिर्फ अपनी पावर से मतलब है, लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस उनके हाथ में पावर आनी चाहिए, फिर वो अपनी मर्जी चलाएंगे। सो भारत में ये ऐसा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। ट्रू डेमोक्रेसी नीड्स मोरालिटी, यानी कि इनका मानना था कि भाई देखो असली लोकतंत्र वही है, यानी कि रियल डेमोक्रेसी वही है जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो ऑनेस्ट हैं, मॉरल हैं और वो गरीबों के हित के लिए काम करते हैं। यानी कि बिना वैल्यूज के जो डेमोक्रेसी है वो करप्ट होगी और सेल्फिश होगी, है ना। यानी ये देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या लगता है कि ये चीज़ ना हर किसी चीज़ के अंदर अप्लाई होती है, फिर चाहे वो आप कुछ भी ले लो, अगर आप ईमानदार नहीं हो, आप सच्चे नहीं हो, आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम नहीं कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ गलत उसमें ही जाएगी। यानी कि अगर जो एक लीडर है वो उसमें वो मॉरल, एथिक्स, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी इनके साथ काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं फिर वो करप्ट ही है, वो सेल्फिश ही है, वो ग्रीड ही है, ठीक है। अगला है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हर 5 साल में तुमने इलेक्शंस करवा दिए, लोगों ने बस जाके वहाँ अंगूठा ऐसे मतलब वोट दे दिया, है ना, और एक लीडर बन गया और वो देश को चला रहा है। नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। इनके हिसाब से डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, सभी लोग इवन विलेज लेवल से भी उस पर पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी ये प्रोसेस होता है इसके अंदर इंगेज होते हैं। ये है असली डेमोक्रेसी, ठीक है। अगला है आइडियल विलेज स्वराज सेल्फ रूल, ये अभी हम पढ़ के ही आए हैं कि गांधी जी के हिसाब से आइडियल डेमोक्रेसी जो है वो है विलेज स्वराज, जहाँ पे जो विलेजेस हैं उनके पास पावर है कि वो खुद से वहाँ पे गवर्न कर रहे हैं, राइट, सेल्फ रिलायंट हैं वो। नेक्स्ट है गांधीज व्यूज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। अभी मैंने आपको इसीलिए समझाया था ताकि अभी बहुत ईजी लगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, ठीक है। मीन्स का मतलब है वे यानी मेथड्स, और एंड्स का मतलब है गोल और रिजल्ट। मीन्स यानी जो आप रास्ता अपना रहे हो, एंड यानी जो आपकी डेस्टिनेशन है, यानी कि आपका गोल क्या है कि आपको अंग्रेजों को भारत से भगाना है, ठीक है। मीन्स क्या अपनाना है यहाँ पे, पीसफुल तरीका, है ना, पिटिशंस, डायलॉग्स, मीटिंग्स और पीसफुल प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है और एग्जाम्पल सही लगते हैं ना तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिया करूँगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि गांधी सेड द वे वी डू समथिंग मीन्स इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द फाइनल रिजल्ट एंड, यानी कि वही वाली जो भी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर रिजल्ट अच्छा चाहते हो, एंड अच्छा चाहते हो, तो भाई पढ़ाई भी ढंग से कर लो, है ना, अच्छे से कर लो। अगर जो तुम्हारा वे है वही तुमने चीटिंग वाला चुना है तो फिर रिजल्ट भी, एंड गोल भी फिर वही आएगा तुम्हारा चीटिंग के हिसाब से, ठीक है। अगला है प्योर मीन्स गिव प्योर एंड्स, वही वाली चीज़ है, चीटिंग करोगे तो चीटिंग वाला रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा, मतलब प्योर मीन्स होगा पढ़ाई लिखाई करोगे तो प्योर एंड यानी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। सो ही बिलीव दैट इफ वी यूज गुड एंड ऑनेस्ट वे ओनली देन वी कैन अचीव अ गुड रिजल्ट। एग्जाम्पल, यू कांट गेट पीस बाय यूजिंग वायलेंस, यानी कि हिंसा का इस्तेमाल करके आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है एंड्स डू नॉट जस्टिफाई रॉन्ग मीन्स, यानी गांधी जी बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं उस आइडिया को कि आपको बस एंड से मतलब होना चाहिए, आपको मीन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें मैकियावेली के प्रिंस के बारे में, ऑल्दो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है बट स्टिल जो मैकियावेली थे उनका जो प्रिंस था वो, उसको क्या करना है, उसको बस अपना एंड गोल पे ध्यान देना है, भले ही वो उसके लिए बैड एक्शंस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे वही है, ये उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। ये कह रहे हैं भाई अगर एंड चाहिए ना ढंग का तो फिर मीन्स भी सही से रखो, गलत नहीं अपनाओ। फॉर हिम बोथ द पाथ एंड द गोल मस्ट बी मॉरल।
मीन्स एंड एंड्स आर कनेक्टेड, नॉट इंटरकनेक्टेड, मतलब हाँ इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि मीन्स यानी जो रास्ता है वो बीज है जो तुमने बोया है, और एंड वो पेड़ है जो उगा है। ठीक है, अगला है गांधीज व्यूज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। ठीक है, आई होप अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और हिंदी वाले शब्द इस्तेमाल करने की। वैसे तो मैं हिंदी में ही समझाती हूँ यार। ठीक है, चलो पहला है ट्रुथ, सत्य इज द गोल, यानी कि इनके हिसाब से, कि इनके गांधी जी के हिसाब से इनका मानना था कि जो अल्टीमेट एम होना चाहिए ना लाइफ का, वो ट्रुथ, यानी कि हमें पूरी जिंदगी पर सत्य की राह पे ही चलना है, हमें ट्रुथ के साथ ही रहना है। अब ट्रुथ का मतलब ये नहीं हर बात पे सच बोल रहे हो तो ट्रुथ नहीं, आप ऑनेस्ट हो, आप ईमानदार हो, आप फेयर हो, यानी कि आप अगर एक लीडर हो तो फिर आप सबको फेयर यानी इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो, फेयर ट्रीटमेंट। जस्ट यानी कि जस्टिस यानी कि न्याय। ठीक है, ये होता है ट्रुथ, सत्य। नॉन वायलेंस, अहिंसा इज द पाथ, यानी कि जो नॉन वायलेंस है, जो अहिंसा है, वो एक रास्ता है जो हमें सच्चाई तक लेके जाता है। सो इट मीन्स नॉट हर्टिंग अदर्स इन थॉट, वर्ड्स और एक्शन। तो नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा का मतलब क्या होता है कि आप किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे हो, ना अपने एक्शन से, ना अपने शब्दों से, और ना अपने थॉट से। ठीक है, स्पेशली शब्दों से, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा हर्ट होते हैं। ठीक है, और एक्शन से भी और थॉट से भी। अगला है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस गो टुगेदर, यानी गांधी जी का कहना है ट्रुथ इज गॉड एंड नॉन वायलेंस इज द मीन्स टू रियलाइज इट। सत्य भगवान है, और भगवान तक पहुंचने का वो जो जरिया है या वो जो मीन्स है वो है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप अपनी जो पूरा थ्रू आउट लाइफ अगर आप गलत रास्ते चुनते रहोगे तो कैसे पहुंचोगे भगवान तक, सत्य तक। तो भगवान तक जाना है, सत्य तक जाना है, तो अच्छे अच्छे काम किया करो। ठीक है, चैरिटी कर लो, अच्छे काम कर लो, सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, ये सारी चीज़ें। यू कांट फॉलो ट्रुथ बाय यूजिंग वायलेंस और हेट्रेड, पावर ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस। गांधी जी का मानना था कि जो पीसफुल मेथड्स होते हैं, जैसे कि सत्याग्रह, सत्य ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य यानी सच, ट्रुथ, और आग्रह मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए आग्रह करना यानी रिक्वेस्ट करना, प्लीज करना, है ना। तो सत्याग्रह यानी कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। ठीक है, और जो सत्याग्रह है वही आपको दिखा सकता है कि भाई बड़े बड़े सोशल पॉलिटिकल चेंज कैसे पीसफुल तरीके से भी आते हैं बिना वायलेंट हुए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट और नोट ऑन द फॉलोइंग नेहरूज व्यूज ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड नेहरूज व्यूज ऑन सेक्युलरिज्म। पहला है नेहरूज व्यूज ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पहला है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन डेमोक्रेसी, यानी नेहरू जी का मानना था कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो भारत के लिए बेस्ट है, इंडिया के लिए बेस्ट है, जहाँ पे लोगों के पास अधिकार होगा कि वो खुद से जो अपने लीडर्स हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यहाँ पे जो नेहरू जी हैं वो सपोर्ट करते थे एक ऐसे सिस्टम को जहाँ पे जो प्रेस है यानी न्यूज़ वगैरह ये सब ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो वो सच झूठ जो भी अपने आप दिखा सकते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे सिस्टम को जहाँ पे इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड होगा और जहाँ पे फेयर इलेक्शंस होते हैं जिससे कि लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला है पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि डेमोक्रेसी फॉर नेहरू मीन्ड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन इन नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि नेहरू जी के हिसाब से जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप नेशन की डेवलपमेंट करना चाहते हो, देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो हर किसी को यहाँ पे इंगेज होना पड़ेगा, है ना। अगला है फ्रीडम एंड राइट फॉर ऑल। इनका मानना था कि भाई डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो सभी को फ्रीडम देती है और राइट्स प्रोवाइड करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सब सिर्फ आपको डेमोक्रेसी के अंदर मिलेगा और कहीं नहीं। ठीक है, अगला है डेमोक्रेसी विद डेवलपमेंट, यानी कि ही वांटेड टू कंबाइन पॉलिटिकल फ्रीडम विद इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट स्पेशली फॉर द पुअर। यानी कि देखो नेहरू जी जो थे ना वो बहुत ही मॉडर्न और साइंटिफिक टेम्पर रखते थे। वो कहते थे कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, सेक्युलरिस्ट हैं, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, सोशलिस्ट मॉडल को भी इन्होंने अपनाया, वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने ली हुई थी, तो ये चाहते थे सब साइंटिफिक टेम्पर रखें। खैर वो क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी विद डेवलपमेंट यानी कि बहुत ज़रूरी है जब आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर आप ध्यान देते हो, स्पेशली फॉर द पुअर्स। ठीक है, नेहरूज व्यूज ऑन सेक्युलरिज्म,
इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। नेहरू जी का मानना ये था, नेहरू का मानना ये था कि आपको मतलब जो भी स्टेट है उसको न्यूट्रल होना चाहिए रिलीजियस मैटर्स के ऊपर, और सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगला है नो मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यानी कि धर्म और राजनीति को मत जोड़ो, उसको अलग रखो। अगला है, नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी देखो भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी एकता में अनेकता नहीं, अनेकता में एकता, है ना। तो इंडिया के अंदर तो देखो ये मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ही ये लाइन बनी हुई है, क्योंकि भारत में देखो ना आप, इंडिया में कितने सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग उनकी लैंग्वेज है, अलग उनका खाना है, अलग उनकी बोली है। इवन हमारे चैनल के ऊपर ही बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं। आई थिंक सारे स्टेट हमने कवर कर लिए हैं, क्योंकि हर स्टेट के बच्चे के कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि नेहरू के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है जहाँ पे ये सभी लोग जो अभी मैंने गिनाए हैं ये सब एक साथ रहते हैं प्यार से, यानी कि सभी लोग जिनके अलग बिलीव्स हैं, अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है, अलग कास्ट है, अलग रिचुअल्स है, अलग फेस्टिवल है, उसके बाद भी सब अगर पीसफुली रह रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं। अगला है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़, यानी कि और साथ ही सपोर्ट करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ताकि वो भी सेफ फील करें, तो उनको हमें कुछ स्पेशल फ्रीडम में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। मॉडर्न एंड साइंटिफिक आउटलुक, यानी कि नेहरू चाहते थे कि इंडिया आगे बढ़े मॉडर्न माइंडसेट के साथ, यानी कि हम सिर्फ रिलीजियस हेटेड में ना रहें कि भाई हिंदू मुस्लिम और धर्म जाति सब, इन सब को छोड़ो और रीजन और साइंस के ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग रखते थे, मतलब ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन नेहरू साइंटिफिक टेम्पर एंड हिज कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। साइंटिफिक टेम्पर है आप जब आप रीजन और लॉजिक वगैरह का इस्तेमाल करते हो, और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म जब आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतार देते हो। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है थिंकिंग विद रीजन एंड लॉजिक, यानी कि नेहरू बिलीव्ड दैट, देखो यहाँ पे ये है कि नेहरू जी का मानना था कि लोगों को ना क्वेश्चंस पूछने चाहिए, सिर्फ ब्लाइंड बिलीव्स या सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये वर्ण सिस्टम को लेके भी कह रहे हैं और वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को लेके कह रहे हैं कि ये नहीं कि जो सुपरस्टिशंस है या फिर जो मतलब अंधे जो विश्वास नहीं है कि नहीं ऐसा करो तो ऐसा, या इस धर्म जाति में ऐसा होता है, इन सबको छोड़ो और क्वेश्चन पूछना शुरू करो, तभी तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि क्या ये चीज़ वाकई में सही है या गलत है ना। अगला है बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी कि कह रहे हैं जो डिसीजंस है ना वो सिर्फ ट्रेडिशन के बेस में, मतलब कि नहीं भाई हमारी तो ये चीज़ पहले से चलती आ रही है, ये तो अभी भी चल रही है, बिल्कुल सही है, नहीं। अपना फैसला, अपना डिसीजन लो फैक्ट्स के बेस पे, साइंस के बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, थोड़ी और रिसर्च करो कि ये चीज़ अगर ऐसे होती है तो ऐसे क्यों होती है, किसने शुरू करी थी, कहाँ पे होती है, इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो, ठीक है। अगला है ओपन माइंड एंड क्यूरोसिटी, यानी कहते हैं ये कि जो एक व्यक्ति है, जो एक पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना चाहिए, जो जैसे भी मैंने बताया था लास्ट वाले पॉइंट में कि आप न्यू आइडियाज़ के लिए ना एकदम रेडी रहो, है ना। नए आइडियाज़ सीखने के लिए, नए चेंजेस के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहो। और वो कब रहोगे, जब आप क्यूरियस होगे कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है ना। एक होता है कि आप सिर्फ देख रहे हो ये चीज़ हो रही है, ठीक है, मान लिया है, कि आप 100 सवाल पूछ रहे हो, है ना। अगला है इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल प्रोग्रेस, यानी कि नेहरू कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, किसके लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना। जैसे देखो मान लो फॉर एग्जांपल जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, है ना, तो मान लो कि कोई एक कोल्ड ड्रिंक किसी ने एक बार बना दी, लोग बस उसको ही पिए जा रहे हैं, कोई आगे अगर रिसर्च करता ही नहीं, लोगों के टेस्ट को कोई बढ़ाता ही नहीं और ऑप्शंस देता ही नहीं, तो आज मार्केट में सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक होती। बट आज के टाइम पे सौयों या हज़ारों में गिनती में कोल्ड ड्रिंक्स हैं, है ना, क्योंकि और ज़्यादा रिसर्च की गई कि और ज़्यादा कैसे टेस्टी बनाया जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ जो पर्ल्स टॉफ़ी है ना उसका, तो पर्ल्स टॉफ़ी में क्या हुआ कि 8 महीने के अंदर ना ये टॉफ़ी 100 करोड़ रुपए कमा गई। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉजिक, रीज़न, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, है ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना लोग आमी जो होती है ना, आमी रॉ मैंगो, उसके अंदर मसाला लगा के खाते हैं, बस उन्होंने उसी की टॉफ़ी बना दी और वही कितनी चल गई, ठीक है। तो ये यही चाहते थे कि एक्सेप्ट करो नए आइडियाज़ को और चेंजेस को, और रेडी रहो नई चेंजेस को लर्न करने के लिए, मतलब नई चीज़ों को लर्न करने के लिए। अगला है
व्हाट इज साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, यानी साइंस प्लस ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि इनका मानना था कि जो साइंस है वो सिर्फ मशीन्स बनाने के लिए नहीं आई है बल्कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए भी ज़रूरी है। अगला है ह्यूमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट, यानी कि साइंटिफिक प्रोग्रेस मस्ट बी यूज्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी, हंगर एंड सफरिंग एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। यानी कि भाई यहाँ पे ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो सिर्फ आपकी जो है उसको मतलब बिल्कुल यूज़ करा जाना चाहिए पॉवर्टी यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए, हंगर भुखमरी को ख़त्म करने के लिए, और जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। और हमें साइंटिफिक प्रोग्रेस करनी चाहिए, साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अगला है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमनिटी एंड जस्टिस, यानी ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस। तो ये कह रहे हैं साइंस के साथ साथ हमें ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस को भी रिस्पेक्ट करना है। नो टू क्रूअल यूज ऑफ साइंस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इतनी साइंस 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 हो रही है तो साइंस का इस्तेमाल ये नहीं है कि आप वॉर के लिए कर रहे हो या आप वेपन्स बना रहे हो, आप लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए साइंस का इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं। ये कह रहे हैं साइंस का इस्तेमाल करो अच्छी चीज़ों के लिए, पीस को सर्व करने के लिए, शांति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, है ना। सो व्हाट इज साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, लेट्स कंक्लूड इट। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग, कि आपकी थिंकिंग कैसी है, बस आप चीज़ों को ऐसे ही अपना लेते हो या फिर ऑब्जर्व करते हो और रिसर्च करते हो, है ना, सारी एविडेंस इकट्ठा करते हो, फैक्ट्स वगैरह तक जाते हो। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म होता है कि जब आप जो आपकी वो थिंकिंग, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन सब कुछ, आप उसको किसी अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो, भले के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेहरूज कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। ये लास्ट क्वेश्चन है नेहरू को लेके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि जो नेहरू थे उन्होंने जो कार्ल मार्क्स, लेनिन और जो ब्रिटिश सोशलिस्ट थे उन सभी के वर्क्स को, उन सबकी राइटिंग्स को, आर्टिकल्स को, जो भी चीज़ें आई उन सबको बहुत ही डीपली स्टडी किया था और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, राइट, किससे, सोशलिस्ट थिंकिंग से। दूसरा, मिक्स्ड विद इंडियन कंडीशन, यानी कि नेहरू का मानना था कि जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, उसको हमें ज़रूरत है कि हम उसको इंडिया की नीड्स के हिसाब से करें। अब देखो वेस्ट में जो सोशलिज्म है वो उसके हिसाब से है, ठीक है। इंडिया में जो सोशलिज्म आएगा उसे हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो आप बिल्कुल वेस्ट का जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चाहते थे कि सोशलिज्म को इंडिया में लाया जाए लेकिन इंडियन नीड्स के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाए, जिसमें आप क्या करोगे, आप, क्योंकि देखो हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उस टाइम पे, पुअर थे और डाइवर्स थे, तो बहुत ज़रूरी था कि हम उसको इंडियन नीड्स के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करें, किसको, सोशलिज्म को, किसको, समाजवाद को। अगला है प्रैक्टिकल नॉट एक्सट्रीम, यानी कि ही डिडंट बिलीव इन वॉयलेंट रेवोल्यूशन। अब देखो क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो पे भी डिस्कस किया था, सोशलिज्म जब भी जहाँ भी आया है वो रेवोल्यूशन के बाद ही आया है, वॉयलेंट एक्शंस के बाद ही आया है। बट इंडिया के अंदर देखो ये पीसफुल तरीके से कहीं ना कहीं देखने को मिला, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैं नाम भूल गई हूँ, आई गेस EMS नंबूदरी पद थे या फिर कोई और थे, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी है, याद है तो मुझे कमेंट में बता देना, कि वो फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में थे जो केरल में बने थे चीफ मिनिस्टर सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक है, वो भी इलेक्शंस के बाद, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं मानते कि जो सोवियत यूनियन में जैसे हुआ, जिस तरीके से रेवोल्यूशन के बाद, वॉयलेंट एक्शंस के बाद सोशलिज्म आए, ऐसे भारत में आए, है ना। तो ये चाहते थे सोशलिज्म आए लेकिन डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से। अगला है फोकस ऑन डेवलपमेंट, यानी कि आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सोशलिज्म को लिंक करते हैं, कैसे, इकोनॉमिक प्लानिंग से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इक्वालिटी थ्रू 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लान यानी कि आप अगले 5 साल के लिए बना रहे हो अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपने टारगेट, कि आपको किन किन फील्ड्स में क्या क्या टारगेट रखे, क्या क्या काम करना है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेहरू सोशलिज्म, तो पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि नेहरू सपोर्ट करते हैं फ्रीडम को और डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी आपको क्या प्रोवाइड कराती है, फ्रीडम, और सोशलिज्म आपको क्या प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी, ठीक है। ये एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो कि डेमोक्रेसी इक्वल्स टू फ्रीडम एंड सोशलिज्म इक्वल्स टू इक्वालिटी, राइट। तो ये चाहते थे कि जो सोशलिज्म है वो आए लेकिन लोगों के अधिकार ना छीने जाए। अब लोगों के अधिकार कहाँ से आ गए, अभी पढ़ के आए हैं ना कि रेवोल्यूशन से ही आता है, वो हमें तो चाहिए नहीं रेवोल्यूशन से, तो हमें चाहिए कि भाई लोगों के अधिकार भी ना छीने जाए, बहुत प्यार से तरीके से जो सोशलिज्म है वो आ जाए, ठीक है। अगला है स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे ही चाहते थे कि भाई जो भाई यही होता है सोशलिज्म के अंदर, पब्लिक ओनरशिप है ना, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी इंडस्ट्रीज को, बैंक्स को और नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। अगला है, और मतलब बचाएगी जो रिच है उनके एक्सप्लॉयटेशन से, वही कैपिटलिज्म सोशलिज्म की कहानी।
अगला है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो जो नेहरूज कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म है वहाँ पे वो एम रखते हैं कि यहाँ पे लोगों की लाइफ को बेटर बनाया जाएगा, जो पुअर है उनकी ज़िंदगियों को सुधारा जाएगा और रिच और पुअर के बीच का गैप जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, और वो सोशलिज्म में ही होता है। अगला है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं 5 ईयर प्लान को, और ये जो 5 ईयर प्लान है ये इंडिया को, भारत को गाइड करता है कि भाई अगले 5 साल में आपको ये काम करने हैं, ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी, और डैम बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, डिस्पेंसरीज खोलनी है, रोड बनाने हैं इन देशों के साथ, मतलब जो भी है, मतलब देश तो कहाँ से आ गए यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। अगला है सेक्युलर एंड इंक्लूसिव, यानी कि इनका जो सोशलिस्ट मॉडल था, ही सोशलिज्म वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, वो किसी धर्म के ऊपर बेस्ड नहीं था, बस ये चाहते थे कि इक्वालिटी आए। अभी बताया था सोशलिज्म यानी कि इक्वालिटी, तो सोशलिज्म आए यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी रिलीजन से हो, या किसी भी कास्ट से, जाति से हो। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन विद साइंस एंड टेक, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो नेहरू का मानना था कि जो सोशलिज्म है उसमें भी हमें साइंटिफिक थिंकिंग रखनी चाहिए, उसमें भी हमें मॉडर्न इंडस्ट्रीज वगैरह इन सबको जोड़ना चाहिए, सिर्फ जो ओल्ड फॉर्म जो चलते आ रही है ना सोशलिज्म को लेके वो ना हो, कुल मिला के हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से जोड़ दो, मॉडर्न ग्रोथ डेवलपमेंट इन सब से। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब एंड इवेलुएट बी आर अम्बेडकर्स क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। देखो चलो कुछ नहीं, हाँ तो ये कह रहे हैं कि अच्छा मैं भी यही बोलने वाली थी, भूल ही देती हूँ। कुछ चीज़ें ना ऐसे याद रख लो, जैसे जब भी गांधी के बारे में बात हो तो ट्रुथ है ना, सत्य और नॉन वायलेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, स्वराज, सेल्फ रूल, ये चीज़ें थोड़ा याद रखो। एक तरीके से फ्लो चार्ट बना लो, एक पेन पेपर लो, बीच में लिखो गांधी और उसके आसपास एरोज बना के जितनी चीज़ें याद आए उसे लिख लो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, देख लेना। ऐसे ही नेहरू को लेके कि भाई बीच में लिखा नेहरू और आसपास आपने लिख दिया कि अच्छा साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म और सोशलिज्म है ना, और राइट्स, ये सारी चीज़ें। ऐसे जब आप अम्बेडकर की बात करते हो तो लिखो बीच में बी आर अम्बेडकर और एरोज बनाओ और लिखो क्रिटिक, यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम है ना, और सपोर्ट और अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर वीकर सेक्शन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला चलो अगला क्या, पहले ये कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ नॉट मेरिट। यहाँ पे जो अम्बेडकर है ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को। कास्ट सिस्टम क्या है भाई, देखो वर्ण सिस्टम, हिंदू रिलीजन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ण सिस्टम है जिसमें जो लोग हैं उनको जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे बांटा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि पहले होता है सबसे ब्राह्मण्स, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, है ना, स्कॉलर्स होते हैं। फिर आते हैं क्षत्रियास यानी कि वॉरियर, रूलर्स, किंग्स। फिर आते हैं आपके वैश्यास जो कि मर्चेंट्स, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। फिर आते हैं आपके शूद्रास, है ना, जो कि सर्विस क्लास होती है। फिर दलित और जिनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो अम्बेडकर हैं वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को, क्योंकि सिर्फ ये लोगों को बांटता है और ये सोसाइटी में आप को प्लेस करता है आपके बर्थ के हिसाब से, आपकी क्वालिटीज़ या एबिलिटी के हिसाब से नहीं। कायदे से तो क्या होना चाहिए कि सोसाइटी में आपकी जगह आपकी क्वालिटी और आपकी एबिलिटीज़ के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो। बस यही चाह रहे हैं ये। अगला है कास्ट क्रिएट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। ये कहते हैं कि भाई कास्ट, अभी हमने पढ़ा है, डिवाइड कर देती है लोगों को, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। किसके साथ? दलित्स और जिसको पहले अनटचेबल्स बोलते थे उनके साथ, और उनको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसलिए ये कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। अगला है कास्ट डिस्ट्रॉयज यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। में देखो ऑब्वियसली बात है, इनका मानना है कि जो कास्ट सिस्टम है, क्योंकि वो डिवीजन कर रहा है, लोगों को बांट रहा है, और जिसकी वजह से इनइक्वालिटी हो रही है, तो यूनिटी तो कैसे ही बनेगी, राइट। लेकिन डेमोक्रेसी क्या होती है? ट्रू डेमोक्रेसी, जहाँ पे आप भेदभाव नहीं करते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, आप क्या करते हो, वहाँ पे आप सबको इक्वल ट्रीट करते हो। अगला है कास्ट इज सपोर्टेड बाय रिलीजन, यानी कि वो ब्लेम करते हैं हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को, ट्रेडिशन को, क्योंकि उनका मानना है कि जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, वो कास्ट सिस्टम को यानी जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। और जातिवाद से, कास्ट सिस्टम से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, किसके साथ? दलित के साथ। और फिर क्या होता है? उनको अपॉर्चुनिटीज और इक्वालिटी और राइट, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो ये मानते हैं कि रिलीजन वो होता है जो कि इक्वालिटी को प्रमोट करे, ना कि इनइक्वालिटी को, असमानता को। इसी कारण इन्होंने आगे जाके बुद्धिज्म को अपना लिया था, मतलब ये कन्वर्ट हो गए थे, है ना, देखेंगे अभी आगे। नीड टू एंड कास्ट। सो अम्बेडकर चाहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, है ना, कम्प्लीटली उसको वैनिश कर दो, और रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो कास्ट सिस्टम को।
ही सेड पीपल मस्ट चेंज देयर माइंड्स एंड बिलीव्स, नॉट जस्ट लॉज। अभी यही कह रहे हैं कि कानून से सिर्फ तो कुछ नहीं होगा, लोगों को सबसे पहले तो अपने विचार बदलने होंगे। कितने कानून बन जाए, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं सामने वाला तो ऐसे अनटचेबल है, दूर रहना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर तो देखो बदलाव हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि अगर आप खुद को भी बदलते हो तो पहले आपको दिमाग से बदलना होता है कि अच्छा मेरे को अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, राइट। अगला है इवैल्यूएशन ऑफ अम्बेडकर्स क्रिटिक। पहला है वेरी पावरफुल वॉइस फॉर द ऑप्रेस। जैसे कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो दलित्स थे उन सभी के लिए, या फिर जो भी वीकर और पुअरेस्ट सेक्शन था सोसाइटी का, उन सभी के लिए ये बहुत ही पावरफुल वॉइस थी। जिन लोगों को दबाया गया है ना, जो भी ऑप्रेस थे, उन सब के लिए बहुत ही ये पावरफुल एक वॉइस थी, जिन्होंने आवाज़ उठाई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए और जस्टिस और डिग्निटी की डिमांड करी। दूसरा है प्रमोटेड इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि इनके जो आइडियाज़ है उन्होंने फिर देश को आगे बढ़ने में बहुत काम किया। ठीक है, इक्वालिटी, जस्टिस या ह्यूमन राइट्स की बात करें तो। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर के जो आइडियाज़ थे, इनकी जो राइटिंग्स थी, इवन जब इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो वहाँ पे भी बहुत ध्यान दिया गया इक्वालिटी और राइट्स के ऊपर। स्पेशली फंडामेंटल राइट्स की बात करो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, है ना, रिलीजन। अगला है लेगेसी ऑफ सोशल जस्टिस। आज भी जो अम्बेडकर हैं उन्हें देखा जाता है एक सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है कास्ट के खिलाफ और कास्ट से होने वाले डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज के खिलाफ। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है वही कंक्लूजन में है, चाहे तो रीड कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बी आर अम्बेडकर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। अभी जो पढ़ के आए हैं वही चीज़ें हैं, ठीक है, बस इसलिए हैं क्योंकि क्वेश्चंस बदल बदल के आते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे ये क्या नया क्वेश्चन आ गया है ना। तो एग्जाम में थोड़ा समझा करो कि नहीं, मैम ने कराया था वही है, थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो गया हो, बट क्वेश्चन पूछ वही रहा है। अगला है सोशल जस्टिस फॉर ऑल। अंबेडकर का मानना था, डॉक्टर अंबेडकर का यहाँ पे मानना था कि भाई इक्वालिटी और जस्टिस सबके लिए होते हैं, तो वो सबको मिलने चाहिए। स्पेशली जो दलित हैं, जिनको बहुत ही अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें सबसे पहले इक्वालिटी और जस्टिस मिलना चाहिए, और इसलिए इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दूसरा इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, यानी कि वो चाहते थे समाज ऐसा हो जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन एनी बेसिस। ठीक है, कास्ट, रिलीजन और जेंडर, किसी भी बेस पे जो है आपका भेदभाव ना किया जाए। एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट एंड डिग्निटी। यार देखो, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, डिग्निटी की बात कर लो, इक्वल राइट्स की, हर किसी को इक्वल राइट चाहिए, वरना फिर वही है ना, फिर आप सोसाइटी में खुद को अलग ही मानते हो, आइसोलेशन में पहुंच जाते हो। अगला है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि जो अम्बेडकर थे उनका डेमोक्रेसी में बहुत मानना था। और डेमोक्रेसी अगेन सिर्फ वोट देना, लीडर चूज कर लेना और देश चलाना नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब है एक वे ऑफ लाइफ जो कि आपका बेस्ड है ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, भाईचारे के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे सब भाईचारे से रह रहे हैं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, जस्टिस सबको प्रोवाइड हो रहा है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, आज़ादी है सबके पास, लिबर्टी, फ्रीडम है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ही सेड दैट लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द वीक एंड एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि भाई जो लॉज हैं वो वीक जो सेक्शन है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इवन जो भी सिटीजन है, हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, यानी कि अम्बेडकर जो थे, इनका मानना था कि जो ट्रू फ्रीडम है ना वो इकोनॉमिक इक्वालिटी से आएगी। यानी कि अगर मान लो एग्जाम्पल जो दलित है, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, आप उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दोगे, तो वो एजुकेशन कैसे मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो आगे नौकरी कैसे करेंगे, नौकरी कैसे करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर वो पॉवर्टी की लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं ही सपोर्टेड लैंड रिफॉर्म, स्टेट कंट्रोल ऑफ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर। कुल मिला के वही थोड़ा सा यहाँ पे भी सोशलिस्ट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा आप ले सकते हो, ठीक है, पूरा नहीं है यहाँ पे। मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है पुअर्स के बारे में, उनको अपॉर्चुनिटी देने के बारे में, और स्टेट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज है उनको स्टेट कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगला है क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड कास्ट बेस्ड रिलीजन, यानी कि वो क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। इनका मानना है रिलीजन वो होता है जो इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, ना कि असमानता को। इसलिए फिर 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, ये बुद्धिस्ट बन गए,
ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि भाई बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को मिलती है और पीस और कंपैशन देखने को मिलता है, ना कि कोई जातीय भेदभाव। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग बी आर अम्बेडकर व्यूज ऑन रीजन एंड राइट्स। बी आर अम्बेडकर व्यूज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड सपोर्टिव पॉलिटी। पहला, यूज ऑफ रीजन ओवर ब्लाइंड फेथ, यानी अम्बेडकर का मानना था कि लोगों को लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पुराने सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि अभी नेहरू जी ने बताया हमें। ठीक है, अगला है राइट्स आर एसेंशियल फॉर जस्टिस, यानी कि आपके पास राइट्स होने बहुत जरूरी हैं। हर एक व्यक्ति के पास बेसिक राइट्स होने जरूरी हैं। बेसिक राइट क्या होते हैं? फ्रीडम, आज़ादी, एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ना। इक्वालिटी यानी समानता भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो मान लो मस्ट है, आप किस भी फील्ड में हो ना, एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत पावरफुल टूल है, राइट। अगला है सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स गो टुगेदर, यानी कि कह रहे हैं राइट्स का मतलब ये नहीं कि संविधान में लिख दिए तो चलो अच्छा हुआ, बढ़िया बात लिख दिया, नहीं, उसको प्रैक्टिकली फॉलो करो, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारो। यानी कि जो राइट्स हैं वो सिर्फ संविधान में लिखने के लिए नहीं बने हैं, सोसाइटी के प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बने हैं। नेक्स्ट है फाइट फॉर दलित राइट्स, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, तो ये जो दलित्स थे उनके लिए इन्होंने उनके अधिकार के लिए बात की, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, वो एजुकेशन कर सकें, मतलब पढ़ाई कर सकें, ठीक है, एजुकेशन में आगे बढ़े। साथ ही साथ रिजर्वेशन किसके लिए? उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही उन्हें आगे उठाने के लिए। ठीक है, ट्रू फ्रीडम नीड्स इक्वल राइट्स, अम्बेडकर के लिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उनके लिए जो इंडिपेंडेंस है वो बिना अधिकारों के लिए असली आज़ादी नहीं है ना। असली आज़ादी क्या है? जब आपके पास आपके अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर्स व्यूज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड सपोर्टिव पॉलिटी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता। सो अम्बेडकर का मानना है, अब ये मत कहना कि मैम अभी आपने कहा था डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम और सोशलिज्म का इक्वालिटी। ठीक है, सबके अपने अपने कंसेप्ट है, सबके हिसाब से अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, इनका मानना था कि जो डेमोक्रेसी है उसको ना मतलब लोकतंत्र के अंदर सभी को इक्वालिटी यानी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लिबर्टी, फ्रीडम होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस टू एवरीवन। नेक्स्ट है सपोर्टिव पॉलिटी, यानी कि फेयर गवर्नमेंट, यानी कि ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसी हो जो कि सिटीजन्स को सपोर्ट करे, स्पेशली जो वीक और पुअर हैं, जिनको आपको उठाने की ज़रूरत है, आप उनको आगे बढ़ाओ। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्योंकि ये मेन राइटर थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी हैं, तो इसीलिए इन्होंने फंडामेंटल राइट्स में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया है। कैसे किया है? अभी हमने पढ़ा है, रिजर्वेशन अलग चीज़ है, बाकी सब अलग चीज़ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा ऑन एनी बेसिस लाइक जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ठीक है, अगला है डॉक्टर अम्बेडकर्स व्यूज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड सपोर्टिव पॉलिटी, रूल ऑफ लॉ नॉट रूल ऑफ मैन, यानी कि कह रहे हैं ही वांटेड अ सिस्टम वेयर लॉज आर फॉलोड, इक्वालिटी नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, मनी और पावर। यानी कि देखो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहाँ पे जो कानून है, जो लॉज है, उनको फॉलो किया जाए इक्वली। ये नहीं कि किसी की कास्ट अलग है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है तो वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, नहीं, जो लॉज हैं वो सभी के लिए हैं, किसी एक दो इंसान के लिए नहीं है, सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अगला है डेमोक्रेसी नीड सोशल जस्टिस, यानी कि इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो इनफ नहीं है ना, कानून वानून बनाना, लीडर चूज करना, ये इनफ नहीं है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हमें चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब एंड एनालाइज टैगोर्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम। देखो टैगोर जो थे ना, इनकी फैमिली में सब भी बहुत क्रिएटिव थे, तो इनकी बातों में भी बहुत तुम्हें क्रिएटिवनेस देखने को मिलेगी, क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, सॉरी। और इसके साथ ही इन्होंने ह्यूमनिज्म या एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को ज़्यादा ध्यान दिया है। थ्योरी ऑफ फ्रीडम क्या है? पहला है फ्रीडम इज इनर ग्रोथ नॉट जस्ट पॉलिटिकल, यानी टैगोर के हिसाब से जो ट्रू फ्रीडम है, जो असली आज़ादी है, उसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रिटिशर्स भाग गए, भगा दिया, फॉरेन रूल से हमें आज़ादी मिल गई, नहीं। असली आज़ादी क्या है? जब आप फ्री हो, यानी कि आप अपने माइंड को, अपने हर्ट को और अपने सोल को डेवलप कर रहे हो। ठीक है, सो टैगोर बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स डेवलपिंग आवर माइंड, हर्ट एंड सोल, नॉट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल और कंट्रोल। नेक्स्ट है फ्रीडम थ्रू नॉलेज एंड एजुकेशन, यानी कि इनका मानना है कि भाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको ट्रूली फ्री होना है, आज़ाद होना है। ठीक है, एजुकेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, तभी आपका दिमाग खुलेगा और आप ज़िंदगी में कुछ आगे कर पाओगे, बड़ा कर पाओगे। अगला है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड सुपरस्टिशंस, यानी कि टैगोर मानते हैं कि भाई असली आज़ादी है जब आप बिना किसी डर के जी रहे हो,
कोई आप ब्लाइंड फेथ को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो आउटडेटेड कस्टम्स हैं जो कि लोगों को लिमिट कर देते हैं, है ना, उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी आउटडेटेड कस्टम कुछ भी हो सकता है। मान लो आपकी फैमिली में सब बोले कि बेटा हमारे परिवार में तो कोई IPS बना ही नहीं है, तो तुम कैसे बनोगे, है ना, तो नहीं, मेरा मानना ही नहीं, मैं तैयारी करूँगा, ये करूँगी और बनूंगा, है ना। तो इनका मानना है कि मतलब खुद पे विश्वास करो। इनका कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि पहले आप खुद पे विश्वास करो, खुद से फ्रीडम को फील करो, उसके बाद ही फिर आप फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, यूनिवर्स के लेवल पे ऐसे ऐसे फ्रीडम पा पाओगे। अगला है फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। टैगोर का मानना था कि फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, इसमें इनका मानना था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी के पास होनी चाहिए आज़ादी थॉट की, इमेजिनेशन की, एक्सप्रेशंस की, खुद को एक्सप्रेस करने की। और जो एक सोसाइटी है उसको भी लोगों को अलाउ करना चाहिए कि भाई लोग थोड़ा क्रिएटिवली सोचें, कुछ डिफरेंटली, कुछ अलग करें, कुछ अलग सोचें, भेड़ चाल में ना चले। फ्रीडम इज़ नॉट आइसोलेशन। टैगोर जो है वो नैरो नेशनलिज्म के बहुत खिलाफ थे, ठीक है। ये चाहते थे इंडिया जो है वो आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए और पूरी दुनिया के साथ हम जुड़ जाएं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। टैगोर कहते हैं कि भाई वेस्ट के आइडियाज़ को तो बिल्कुल कॉपी मत करो। दूसरा, ये बॉर्डर्स को नहीं मानते, ये मानते हैं भाई पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए पीसफुली और ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो ट्रू फ्रीडम इंक्लूड्स ह्यूमन यूनिटी एंड ग्लोबल ब्रदरहुड, ठीक है। नीचे इसको कंक्लूड करके लिखा हुआ है। अगला है एग्जामिन रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिक ऑन नेशनलिज्म। चलो, पहला है नेशनलिज्म इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि जो टैगोर हैं इनका मानना है दैट एक्सट्रीम नेशनलिज्म मेक पीपल सेल्फिश एंड वायलेंट, इट डिवाइड्स ह्यूमंस एंड क्रिएट्स हेट्रेड बिटवीन कंट्रीज। देखो, टैगोर का ये मानना है, यहाँ पे ये कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे कहते हैं कि जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, जब आप प्रो नेशनलिस्ट बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली सेल्फिश और वायलेंट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि फिर आप दूसरे देशों से नफरत करने लगते हो। यानी कि जब आपको अपनी चीज़ बहुत बड़ी लगने लगे तब आपको हर किसी की चीज़ छोटी लगने लगती है। ऐसे जब आप प्रो नेशनलिस्ट हो जाते हो, एक्सट्रीम नेशनलिज्म में चले जाते हो, तो आप दूसरों से नफरत करने लगते हो, उससे सिर्फ डिवीजन होता है, ठीक है, और नफरत फैलती है और कुछ नहीं होता। अगला है वेस्टर्न नेशनलिज्म इज मशीन लाइक। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ नेशनलिज्म को, यानी कि कहते हैं जैसे जापान और यूरोप के अंदर होता है ना कि नेशनलिज्म इज लाइक अ मशीन, जहाँ पे सिर्फ जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कंट्रोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब भाई नेता बन जाओ, पावर ले लो, मनी ले लो, कंट्रोल ले लो, ह्यूमन वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये उनको चाहिए ही नहीं। अगला है इंडिया शुड नॉट कॉपी द वेस्ट, यानी कि चाहते हैं कि जो भारत है हमें ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए वेस्टर्न नेशनलिज्म को। हमारी स्ट्रेंथ हमारी स्पिरिचुअलिटी है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मिलिट्री पावर बनना नहीं। यानी कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? हमारी जो डाइवर्सिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है, जो स्पिरिचुअलिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है। वेस्ट को कॉपी करके मिलिट्री को बढ़ाना ये सब हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें कॉपी नहीं करना वेस्ट को, समझ गए। अगला है लव फॉर नेशन एंड हेट्रेड फॉर अदर्स, यानी कि देश से प्यार इज इक्वल्स टू दूसरे देश से नफरत। तो इनका मानना था कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों से नफरत करने लगो, क्योंकि असली जो पेट्रियोटिज्म है वो है कि आप सबसे प्यार कर रहे हो, इंसानियत से प्यार कर रहे हो, ह्यूमैनिटी से प्यार कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटेड इंटरनेशनलिज्म, यानी कि इनका मानना है कि एक दुनिया जो बिना बॉर्डर के है, जहाँ पे सारे देश बहुत प्यार से रह रहे हैं, पीसफुली म्यूचुअली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वही सही है ना। यहाँ पे सब एक साथ रहेंगे तो कोई किसी से नफरत ही नहीं करेगा। अगला है एजुकेशन ओवर नेशनल प्राइड, यानी कि फोकस करते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ थॉट होना, क्रिएटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी के सपोर्ट में, एजुकेशन के सपोर्ट में नेशनलिज्म के खिलाफ है और बॉर्डर्स के खिलाफ है, वेस्ट के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा क्यों है, इनकी फैमिली में जो भी थे, इनके सिबलिंग्स, इनके कजन जो भी थे, सब बहुत क्रिएटिव थे, सब अलग अलग फील्ड में थे, कोई राइटर, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई कुछ, ठीक है। सो ही स्टार्टेड स्कूल और इन्होंने यही सारे आइडियाज़, क्रिएटिविटी और थिंकिंग को और ज़्यादा फ्रीडम मतलब फ्री करने के लिए, ताकि लोग फ्रीली बहुत दूर की सोच सके, इन्होंने शांति निकेतन नाम का स्कूल खोला, जहाँ पे ये सारे आइडियाज़ को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, यानी बच्चों को क्रिएटिविटी के हिसाब से पढ़ाते हैं, ना कि आज के टाइम पे जैसे हमारी NCERT चल रही है ऐसे। अगला है क्रिटिक ऑफ वायलेंट मूवमेंट्स, यानी टैगोर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते कि आप फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर वायलेंस का इस्तेमाल करें। वो चाहते हैं कि भाई फ्रीडम लेनी ज़रूरी है, चाहिए, ये हमारा अधिकार है, लेकिन पीसफुल तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग, समझ के, ना कि
नॉट विद ब्लड शेड, यानी खून की नदियाँ बहा के नहीं, शांति से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी है, वीडियो आपको अच्छी भी लगी है। सो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप हमारी मेंबरशिप, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीऑटिक, और पार्ट 1 आने वाला है। स्टे ट्यून्ड।